पूरे जवार में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कि भाई हल्लोर इस तरह के टापर सब निकलते थे। लेकिन चूंकि कदरें चेंज हुई हैं, वो प्राइमरी स्कूल का वो मियार अब नहीं रह गया। उनकी भी मजबूरी है, उन असातिज़ा की भी मजबूरी है कि उनके ऊपर सरकारी तौर पर इतने समझिए कि उनकी जिम्मेदारियां उन पर आयद कर दी गई हैं कि वो पढ़ाएं, कि वो एक समझिए कि अकाउंटेंट का और एक मतलब क्लर्क का काम भी करें। सब कुछ उनको करना पड़ता। बहरहाल सिर्फ उनको मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। बहरहाल बुनियादी तौर पे हर जगह जो है इन्हितात हुआ है, गिरावट आई है। लेकिन जो वाकई जो समझदार है, जो अपने मुस्तकबल का जिनको एहसास है, वो अपने बच्चों को आज भी देखिए, कोई भी बच्चा जो है सिर्फ आपने स्कूल में लाख आपके पास बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत रकम आपके पास है और बच्चे को आपने किसी अच्छे स्कूल में आपने डाल दिया, तो सिर्फ स्कूल में डालना नहीं होता। जब तक कि पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, वहाँ क्या उसने पढ़ा। आज अगर उनकी डायरी देखें, एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के बाद उनका देखें, परसेंटेज देखें, या कम से कम ये जो ये टेस्ट कराया गया, इससे एक चीज़ तो वाज़े हो गई कि जो बच्चे माँ बाप को दिखाने के लिए या स्कूल वाले उनको पास कर देते थे, वह फर्स्ट डिवीज़न पास हुए, इतने परसेंट नंबर आए, अब उनकी जो स्टेट लेवल पे जो परसेंटेज आई है, कम से कम उन गार्जियन, बहुत सारे गार्जियंस मिले, उनको ये एहसास हुआ कि वाकई हमारा बच्चा, हम इतना पैसा खर्च करते हैं, ट्यूशन भी देते हैं, फिर भी हमारे बच्चे का परफॉर्मेंस इतना पुअर, आखिर क्यों? तो पुअर आज है, लेकिन अगर उनके अंदर एक हौसला पैदा हो जाएगा, उनको सही गाइडेंस मिलती रहेगी, इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते रहेंगे, तो लामहला की वो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो उनकी पूरी होंगी। और मैं जनाब अमीर अली साहब जो रिटायर्ड सेल टैक्स कमिश्नर आप थे, इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से अपनी जॉब जो थी बहुत कायदे से इन्होंने निभाई। और इसके रिटायरमेंट के बाद समझिए कि टीएमटी का काम देख रहे हैं, उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं हमारे भाई रिजवान साहब। कि वाकई रिजवान साहब हमारे इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी बात है, कोई भी आता है उस ऑफिस में, किसी तरह का कोई काम होता है तो हर एक काम को अपना समझ लेते हैं। अपनी सीट से उठकर वो जाके उस स्टूडेंट्स का, उस पेरेंट्स का पहले काम करते हैं, उसका देर रात तक ये समझिए कि ऑफिस के बाद भी ये रुककर काम करते हैं। मैं ये हजरात जो है मुसाफत तय करके हमारी इस बस्ती में आए, हम इनका शुक्रगुजार हैं। और मैं हमारे इंजीनियर मोहम्मद मेहदी साहब से मैंने गुजारिश की कि कम से कम इस प्रोग्राम की सदारत करें। उन्होंने ये कबूल किया सदारत का ओहदा, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं जनाब हयात साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, मैं जनाब मसूद साहब का शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर से मैं जनाब जलाल मास्टर साहब का, जिन्होंने जिस दिन फॉर्म आया है उस दिन ये और हमारे वो अली जावेद राशिद, इन दो बच्चों ने बेहद मेहनत की। इस वक्त राशिद चूँकि यहाँ है नहीं, वो बाहर हैं, इन दोनों बच्चों ने बेहद मेहनत की है और लगातार ये लगे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे नजमुल साहब की भी ख्वाहिश है कि हमारे यहाँ कम से जो लोग जिनको तालीम से ज़्यादा लगाव है, जो अपना वक्त दे सकते हैं अपने वतन के लिए, अपने वतन के बच्चों के लिए, जाहिर है कि अगर हमारे वतन का कोई भी बच्चा आगे बढ़ेगा तो हमारा सीना चौड़ा होता। हम फख्र करते हैं कि हमारे हल्लौर का ये बच्चा है। तो सब ले दे के कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप नजमुल साहब के, जनाब नजमुल साहब की तकरीर सुनिए और ये समझिए कि जो हकीमुल उम्मत मौलाना कबीर सादिक साहब ने जो एक ट्रस्ट कायम किया, जो तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट कायम किया, उनका मकसद क्या था। बहुत सारे लोग हैं जो सब तो टीएमटी सोचते हैं, तो वो वजीफे के लिए सिर्फ टीएमटी नहीं है। टीएमटी सिर्फ आपके शऊर को बेदार करने के लिए है, आपको वो सारी चीज़ें मुहैया कराने के लिए है। जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जो बच्चे नहीं टैलेंटेड हैं तो वो भी मायूस ना हो, उनके लिए भी उन्होंने उसका इंतज़ाम किया है कि उन बच्चों के लिए भी मिनी ITI कायम है, उसमें वो उनको ले जाएंगे। लेकिन ज़रूरत सिर्फ है कि आपके अंदर बेदारी आनी चाहिए। वाकई अगर आपके अंदर बेदारी आ गई, हमारे जो गार्जियंस है, सबसे ज़्यादा तो गार्जियंस के अंदर आ चाहिए। गार्जियंस में भी माँ की आगोश, अगर माँ जो है तालीम याफ्ता है,
हम ज़्यादा तकरीर मुझे नहीं करनी है, एक टूटी फूटी लैंग्वेज में जो कुछ मुझे कहना था मैंने अर्ज़ कर दिया कि अभी हमारे जो मुअज़्ज़िज़ हज़रात हैं, वो मेहमान हैं, वो अपनी स्पीच देंगे और आप लोगों की स्पीच को सुनिएगा, उनकी तकरीर को सुनिएगा और उसको अमल में लाने की कोशिश कीजिएगा। वस्सलाम। डॉक्टर वज़ाहत हसन हुसैन रिजवी साहब, कोऑर्डिनेटर टीएमटी, अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। इसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ ट्रेड टैक्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब मसूद हसन रिजवी साहब से कि वो आए और अपने ख़यालात का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम। पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट का कि जिन्होंने स्टेट लेवल पे जो एग्ज़ाम हुआ था और ये कंपटीशन स्टेट लेवल पे था, वहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक वालों को प्राइज़ देने की बात थी, लेकिन कौम की खिदमत के लिए ये ट्रस्ट मरहूम क़ल्ब सादिक़ साहब की जो कोशिश थी उसको रूज दे रहा है। और उसी सिलसिले में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं मुखातिब हूँ यहाँ पर बैठे हुए गार्जियन से पहले और उसके बाद अपने छोटे भाइयों से जिन्होंने इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट किया। ये इम्तिहान 4 कैटेगरीज़ में हुआ था, कक्षा 4, 5, कक्षा 6, 7, कक्षा 8, 9 और 10, 11। जो लोग 10, 11 में थे उसमें से यहाँ पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई। मैं बहुत फ़ख्र से नाम लेना चाहता हूँ, एक गार्जियन है अल्लौर में, नौशाद रिजवी साहब, जो एक बिज़नेस करते हैं लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने दोनों बच्चों के लिए, उनकी बेटी जो है फलक फ़ातिमा रिजवी, उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ। इसमें हमारे भाई सरवर हुसैन रिजवी साहब, जिनका बेटा बस्ती में पढ़ता है और वो 7वीं क्लास में है। इस तरीके से ये एग्ज़ाम रखा गया था, इस एग्ज़ाम का सिलेबस था। और मैं अपने छोटे भाइयों से मुखातिब हूँ जो अभी इस टाइम बैठे हुए बच्चे, वो मुझे गौर से सुने जो मैं बात कहने जा रहा हूँ। आगे जो अभी आप जिस भी क्लास में हैं, कक्षा 4 में हैं, 5 में हैं, 6 में हैं, 7 में हैं, 10 में है, 11 में है, कक्षा 10 तक के बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारे गार्जियन अपने बच्चों का एग्ज़ाम, अभी हमारे वतन में कामयाबी मिली है। ये सामने जो दुकान है, बबलू भाई दिन भर मेहनत करते हैं, इनकी अहलिया मेहनत करती हैं और उसका नतीजा है कि हल्लौर में रह के, हल्लौर में तैयारी करके इनकी बच्ची MU के 9th क्लास में उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया। एक और गार्जियन है, मैं फ़ख्र से नाम लेना चाहता हूँ सारे गार्जियन का, उनकी माओं का, जिन्होंने यहाँ पे रहकर MU का टेस्ट या जामिया का टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट 11 का, ग्रेजुएशन का किस लेवल का होता है आप सब लोग बैठे हुए ये जानते हैं, लेकिन यहाँ पे रहकर तैयारी करवा कर अपने बच्चों को और वहाँ के एग्ज़ाम में सक्सेस दिलाना बहुत ही जिगर का काम है। और जो ख़वातीन हैं, यहाँ की माएँ हैं, उनका सबसे बड़ा अहम रोल होता है घरों में कि आपका बच्चा दिन भर स्कूल जाता है, माध्यम सिर्फ स्कूल है, वहाँ पे पढ़ाने वाला टीचर पढ़ाता है, लेकिन बाद में आने के बाद उस बच्चे ने क्या पढ़ा, दिन भर वो क्या करके स्कूल में आया, वो आपका फर्ज है कि जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तब तक आपका बच्चा इल्म में आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। अब मैं अपने छोटे भाइयों से जो मैं बात कर गई, मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो एग्ज़ाम दिया है आपने, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं सालाना, थर्ड मंथली, हाफ ईयरली, तो वहाँ पे आप लिखते हैं ये एग्ज़ाम गोला भरने वाला था, जिसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अगर आप अभी से अपनी क्लास को सिर्फ कि हम पास हो जाएंगे, परसेंटेज आ जाएगी, परसेंटेज से IAS की या PCS की या नीट की या IIT की, जो जितने भी IIM है, वहाँ परसेंटेज से एडमिशन नहीं मिलता है। पहले आपको कंपटीशन देना है और यही गोला भरने वाला कंपटीशन जो तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट आपको आगे बढ़ाने के लिए करवा रहा है, यही ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आगे आपको, जिसके लिए आपका इल्म हासिल करना ज़रूरी है। आपकी परसेंटेज 90% आ गई। अगर आप यहाँ पे बैठे हुए किसी ने पूछा कि आप A+B का होल स्क्वायर कितना होता है, आपको नहीं आता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। वो 90% की मार्कशीट आपको किसी भी जगह सफलता नहीं दिला सकती है। तो कहा जाता है
एक कहावत है कि इल्म ही जो है वो माध्यम है जो आपको आपके किसी भी शोबे में, हमारा वतन जो है इल्मी शोबे में, इस्लामी शोबे में उस पर है, तो वो जितने भी हमारे गांव के या वतन के कहीं कहीं पे है, वो सिर्फ इल्म है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको उरूज मिलेगा। और ये नहीं कि अगर आपको एक चीज़ मिल गई, आपका एडमिशन बहुत अच्छा परसेंटेज आ गया, ये अभी जो लोग अभी इनाम पाएंगे तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ये टेस्ट अब वजाहत भाई की और जितने भी लोग बैठे हुए उनकी वजह से अब हर साल होगा। जो लोग इस बार फर्स्ट सेकंड थर्ड पे नहीं आ पाए हैं तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है अगली बार आप उतनी कैटेगरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड में आए, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है इसका आपको ख़ास ध्यान रखना है कि ऐसे ही इम्तिहान आगे ज़िंदगी में आपको मिलेंगे, चाहे वो आप IAS का टेस्ट देंगे, चाहे 11वीं का टेस्ट आप अलीगढ़ में देने जाएंगे, जामिया में देने जाएंगे, 9वीं का टेस्ट देने जाएंगे, सब ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो आपको इल्म ज़्यादा हासिल करना है। और पेरेंट्स जो है उनका सबसे, क्योंकि हमारे वतन में जैसे वजाहत भाई ने अभी कहा, सबसे बड़ी कमी है कि हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। बस हमारे जलाल भाई जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इनके मैंने अपने बचपन से देखा है, अपने बचपन की बात कर रहा हूँ कि जलाल भाई बहुत इफ़र्ट करते हैं बच्चों को तेज़ करने में। अक्षर नहीं आता है लेकिन उनके इफ़र्ट के बाद बामुश्किल 200 लोगों ने फॉर्म भरा। हमारे वतन में ये भी कमी है कि आम लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में बच्चा नहीं है, अगली बार जब इम्तिहान हो तो हमारे वतन से कम 500, 800, 700, 900 लोग इस एग्ज़ाम में बैठें, ताकि ट्रस्ट की भी हौसला अफजाई हो और हमारे वतन के लोग जो इसमें शामिल हैं, वजाहत भाई स्पेशली, उन्होंने बहुत अपने रिटायरमेंट के बाद और दौरान सर्विस बहुत गुफ्तगू किया करते थे कि मैं अपने रिटायरमेंट के बाद एक लाइब्रेरी खोलूँगा, लेकिन इनको भी हौसले की ज़रूरत है। तो आप सबसे हाथ जोड़कर बजस्ता गुजारिश है कि आप जलाल साहब मास्टर और वजाहत भाई को, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, लखनऊ रहता हूँ, मैं आता हूँ अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि आप इल्म हासिल कर लीजिए तो इल्म को आपको आगे बढ़ाना है। आपने कर लिया, हमारे अंदर ये भी यही बहुत कमी है कि हमारा हो जाए बाकी दूसरे का ना हो, अपने वतन का। क्योंकि हम जब करते हैं तो सिर्फ हमारे वतन का नाम नहीं होता है, पूरे हिंदुस्तान में नाम होता है, पूरे उत्तर प्रदेश में नाम होता है। अभी रिसेंटली PCSJ का रिजल्ट आया, सिद्धार्थनगर की एक लड़की ने उसमें रैंक हासिल की, तो वो सिद्धार्थनगर का नाम है। वो लिस्ट में आती है तो उसमें ज़िले का भी नाम आता है, आयोग में तो उसमें नाम आता है सिद्धार्थनगर। तो आप अपने वतन का भी नाम करिए, अपने ज़िले का भी नाम करिए और अपने देश का नाम करिए। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट का कि जिन्होंने यहाँ आकर इस तरीके की प्रोग्राम को रखा और हौसला अफजाई करना चाहते हैं। बहुत बहुत जनाब मसूद हसन रिजवी साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इसके बाद हिंदुस्तान के तमाम बॉर्डर्स पर अपनी ड्यूटी अंजाम देने के बाद इस वक्त पूना में पोस्टेड असिस्टेंट इंजीनियर इंडियन आर्मी जनाब आयात हुसैन रिजवी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब आयात हुसैन रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आए हुए मेहमान TMT के जो हमारे हेड हैं नजमुल साहब और रिजवान साहब और निहाल साहब, सदर साहब, इंजीनियर मोहम्मद मेहदी साहब और SBI के जो चीफ हैं रिटायर्ड जमीर साहब और सभी छोटे भाई बहनों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ हिम्मत करके आए हैं, इतने बड़े गांव में इतने लोग सब। और ये जो TMT है इसको आप लोग सोच रहे हैं कोई बहुत छोटा मोटा ये इदारा नहीं है। जो मैं अपना अनुभव में बहुत मीडियम लेवल का आदमी हूँ और मीडियम लेवल की पढ़ाई लिखाई मेरी, लेकिन मैं अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में TMT जैसा कोई ट्रांसपेरेंसी वाला इदारा नहीं है। नो प्रॉफिट, नो कोई रिलेशनशिप, किसी भी मामले में भाईबंदी नाम की जो मैं बता रहा हूँ। आप मेरिट लाइए, आप कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है, आप जाइए, आपको पढ़ाया जाएगा किसी भी स्तर से, लेकिन मेरिट होनी चाहिए। एक बात, जो टेस्ट हुए थे चैंप के, अब कल्बे कारी साहब ने ये टेस्ट खोला था,
अब उनके लिए मैं क्या कहूँ, मुझे मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। हिंदुस्तान की इस गवर्नमेंट ने उनको पद्म विभूषण दिया है मरणोपरांत। आप लोग उनके लिए जो है एक सूर्य फातिहा पढ़िए। कल्बे सादिक इब्ने कल्बे हुसैन। तो उन्होंने एक इदारा खोला TMT, तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट। उनका ये कहना था, हमारी बात हुई है, हमारे अम्मा के 40वें में आए थे 2012 में, लास्ट वही इंदौर में आए थे जून 2012 में। उस वक्त उन्होंने यूनिटी में दूसरा शिफ्ट भी खोला था एजुकेशन का, वो भी चल रहा है। इतने इदारे खोले, उनका ये था कि छोटे स्तर पे काम किया जाए। पढ़ाई जो है छोटे स्तर पे जरूरी है, बड़े होने की होश आती है तब तक वो खत्म हो चुका है, हमने पढ़ा नहीं, हमने ये चीज ध्यान नहीं दिया। तो जो प्राइमरी स्टेज पे जरूरतें हैं उसको उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ाया और इंजीनियरिंग, मेडिकल और किसी भी तैयारी लेवल पे उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। और ये हिंदुस्तान की इस गवर्नमेंट ने 2021 में पद्म विभूषण दिया है उनको। ये बहुत फख्र की बात है। कोई बड़े आदमी की वजह से, कला की वजह से कोई इस काम के लिए नहीं दिया। एजुकेशनल मामलों में उनकी देखभाल को देखते हुए योगी सरकार ने जो एरा मेडिकल कॉलेज उनकी वजह से चल रहा है, उसको कोविड का नंबर 1 सेंटर बनाया। जितने बच्चे ये कोरोना स्टेडियम में 2022 में लैपटॉप बटे थे, तो 100% एरा मेडिकल कॉलेज के चाहे पैरा स्टूडेंट हो चाहे MBBS के सभी बच्चों को लैपटॉप मिला। ये चिन्हित किया था योगी सरकार ने, ये फख्र की बात है। तो इस मुहिम को जो चला रहे थे उसमें जो है जनाब जो है जो नजमुल साहब वो उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे आए हैं, इसलिए आए हैं ये टेस्ट कराया कि आपकी काबिलियत क्या है। कि भाई मसूद ने बताया कि आप ये मत सोचिए 90% मार्क्स, बहुत सही जो चीजें हैं और काम कर रहे हैं, मामले में बहुत काबिल तारीफ है वो। तो जो लोग टेस्ट में पास हुए मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और जो नहीं पास हुए उनका ज्यादा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। वो शाबाशी दे रहा हूँ क्योंकि टेस्ट में तो बैठे। और मैं उन लोगों से, बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगले साल जब टेस्ट हो तो उत्तर प्रदेश के जितने सेंटर हैं उससे डबल यहाँ के वो रहे, यानी 200 से कम 500 बच्चे यहाँ बैठना चाहिए। ये नहीं पास हो गए, जिसने भाग लिया वही सबसे बड़ा शाबाशी का औकार है मेरी नजरों में। और पास हो गया तो वही है, तुम भी आओगे अगले साल आ जाओगे, कोई बात नहीं। तो इस काम पे गार्जियन की जो है देख रेख बहुत जरूरी है। अब जैसे ये चैंप हो गया, आपको पता चल गया, हमारे एक बच्चा पढ़ाता था वहाँ, हमने कहा तुम क्या कर रही हो, बोला हम पढ़ाते हैं। तो ये बच्चों कहने लगा अंकल हम पास कर देते हैं बच्चों को। हम कहे क्यों? बोला अभी साल कटवा देंगे नाम गार्जियन, उनको हम लिख देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, उनका 1 बढ़ा देते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, 7 लड़की थी, उसने ये बताया, गंगानगर राजस्थान की बात है, 2010 से लेकर 13 तक। तो वो माँ बाप खुश हो जाते हैं, लड़का मेरा 90% आ गया, 80 आ गया, 89 आ गया। लेकिन वो तो गलत बात है। ये चैंप टेस्ट हुआ, इसमें देख लीजिए आपका बच्चा आज क्या था, इससे आपको मिल जाएगा। अगले साल देखिए उसी हिसाब से तैयारी कीजिए, पीछे लगी एग्जाम के बहुत टाइम है और उनको फिर एग्जाम में पढ़ाइए। और मार्कशीट वाला जो है इस पे भी ध्यान दीजिए। 12 में सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि माँ बाप उनको देखें शाम को क्या हो रहा है, पढ़ाई कैसी हो रही है, ये सब चीजें 1 सेकंड और टाइम देंगे माता के साथ। EWS सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। एक योजना है प्रधानमंत्री की जो 2019 में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्टेट में जो भी नौकरी है एजुकेशन हायर एजुकेशन में EWS सामान्य परीक्षा जितने हैं कैंडिडेट जनरल के, उसमें से 10% दे दिया है। मैं खुद भर्ती सेंटर में भी रहता हूँ, वहाँ देखता हूँ 80% में आते हैं जनरल कैंडिडेट और
70% ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन होता है। इसलिए प्रधान जी के प्रतिनिधि उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लेखपाल वगैरह यहाँ दिक्कत खड़ी करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने में, उनका सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाएं। दूसरी बात है पेड एग्जाम होते हैं जो 12 के बाद जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, वो जो है जब तक अभी ये योगी सरकार ने 2 साल कर दिया है, जो परीक्षा नहीं पास रहेगा वो कोई भी एग्जाम लेखपाल वगैरह का नहीं भर्ती हो सकता। उस परीक्षा के लिए भरिए, 18 से 40 वर्ष उम्र होती है, उसमें हर 6 महीने में परीक्षा होती है। वो एग्जाम के लिए भरिए, माँ बाप गार्जियन मोहल्ले वाले एक दूसरे की मदद कीजिए और उनको भरवाइए फॉर्म, क्वालिफाइड रहेंगे तभी अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो ये मेरा कहना है। बाकी जो है मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वजाहत साहब का कि डायरेक्टर होते हुए और बाहर रहते हुए इन्होंने बहुत अपने कौम के लिए कई मामलों में जुड़े रहे और ये मामला जो है बहुत है। और इंशाल्लाह हम भी जो है हमारा जो 1 साल 20 दिन रहेगी नौकरी, इसके बाद हम भी जो है जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे। दुआ कीजिए सभी के लिए और टीएमटी के लिए ज्यादा दुआ कीजिए और जितने वॉलंटियर उनके लिए दुआ कीजिए कि भाई ये जज्बा सबके अंदर रहे, एक दूसरे के अंदर रहे। अस्सलाम वालेकुम। जनाब आयत हुसैन साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब मैं रिटायर्ड एजीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मौजूदा सेक्रेटरी अंजुमन यादगार हुसैनी हल्लौर जनाब ज़मीर हसन रिजवी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। इसके बाद एजाज़ी तकरीब का आगाज़ होगा। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक आपको लोगों ने बताया कि तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के बारे में और आयात भाई ने बताया कि इसकी बुनियाद एक अजीम शख्सियत ने रखी थी। वो हम रोज़ ज़िंदगी बसर करते हैं, सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, कुछ काम करते हैं, स्कूल चले जाते हैं, लेकिन हम कोई विज़न नहीं रखते जो हमारे पीछे रहने की वजह है। मौलाना का विज़न इतना बड़ा था जो आज समझ में आ रहा है। उन्होंने अलीगढ़ में खोला, लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में खड़ा करने में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो भुलाया नहीं जा सकता। तमाम और स्कूल हैं और ये ट्रस्ट तो अब बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा है। मैं इसका इंतज़ाम अब जनाब नजमुल हसन साहब देख रहे हैं। मैं उनका लाहौर की ज़मीन पे बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। और जनाब अमीर हसन साहब ट्रस्ट के दूसरे पिलर हैं, मैं इनका भी वेलकम करता हूँ। और जनाब रिजवान साहब जिससे बिल्कुल इसी तरह से जुड़े हुए हैं जैसे कफल एक दूसरे से जुड़ा रहता है। और तो मैं ये बता इसलिए रहा हूँ कि ये एक बहुत मजबूत इदारा है और अपनी कौम की बहबूदी के लिए लगातार काम कर रहा है। बहबूदी का मतलब ये नहीं कि वो पैसा बांट रहा है, आपकी जेबें दें, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए, 5 किलो राशन दे दें, आप खा लें, ऐसा काम नहीं है। वो आपको, आपके बच्चों को बिल्डअप कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। बड़ा का मतलब खिला पिला के नहीं। हमारे यहाँ आप मजलिस सुनते हैं, बाहर के भी ज़ाकिरीन आते हैं, लोकल ज़ाकिरीन हमारे बहुत अच्छे हैं। वो लोग किसी ना किसी मजलिस में और ज़्यादातर मजलिस के एक हिस्से में एक चीज़ का ज़रूर जिक्र करते हैं, इल्म। हम मजलिस सुन लेते हैं, इल्म समझ लेते हैं। हमारे अंदर इल्म को पाने की पूरी क़ुव्वत हमारी कौम में है और ख़ास तौर से हल्लौर में तो इंटेलिजेंसिया की कोई कमी नहीं। हमारा छोटा सा बच्चा मोबाइल चलाता है,
टेक्नोलॉजी में भी हम अगर करना चाहें तो पीछे नहीं रह सकते। हमारे यहाँ एक छोटा सा मकतब है, करीब 350 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, उसमें अहले सुन्नत के भी 30% के आसपास बच्चे हैं। अभी हम उनको कन्वेंशनल तालीम दे रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि उनको हम टेक्नोलॉजी की तरफ और मॉडर्न एजुकेशन की तरफ ले जाएं, कोशिश में लगे हुए हैं। और इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द जो स्कूल हैं, एक सेंट थॉमस मेहदी स्कूल है जिसमें आजकल बच्चे मॉडर्न एजुकेशन पढ़ रहे हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर उन बच्चों से हम इंटरैक्ट करें तो मुझे CMS के बच्चों से लगता है वो किसी माने में कम नहीं। बस ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि उनको और सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका जब ये प्रोग्राम आया तो भाई ने हमको बताया कि ऐसे ऐसे करना है। मैं इसको एडमिट करता हूँ कि कोई भी नई चीज़ जब शुरू होती है तो उसमें एक कन्फ्यूज़न सा रहता है, रेजिस्टेंस था कि ये क्या है, कोई वो बढ़ रहा है, सरकारी है या क्या है। फिर भी इसमें हमने यहाँ पे जलाल भाई हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत गहरी पैठ है उनकी बच्चों की साइकोलॉजी पे, उनको हमने खुद लगाया। जो बच्चे उनके घर में पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स से इंटरैक्ट करवाया और मोटिवेट किया कि वो बच्चे फॉर्म भरे। कम से कम बच्चों ने फॉर्म भरा, उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन जो गर्मी चाहिए थी वो हम भी महसूस करते हैं कि वो नहीं हो पाई, इतने बड़े गांव में कम थी। लेकिन फिर भी हमें तसल्ली है, इत्मीनान है कि ये पहला दौर था और हमारा ये इतिहास रहा है कि हम पहले दौर में ज़रूर थोड़ा देखते समझते हैं। अगर समझ में आ जाता है तो हम वालेहाना तौर पे उसमें शामिल हो जाते हैं, फिर वो हमारा नंबर बहुत से भी बड़ा होगा। कंडक्ट हुआ, रिजल्ट के लिए बच्चे बहुत ईगर थे जानने के लिए। और एक फीलिंग जो इन लोगों के बच्चों में थी, जलाल भाई कहाँ हैं, सुने गौर से आप। मैं ख़ास तौर से उनको और उन बच्चों को जो एग्ज़ाम में शामिल हुए, उनके वालिदैन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस नई राह पे चलने के लिए सबील को पहचाना और उसमें शामिल हुए। बस उनको एक चीज़ जो उनकी फीलिंग थी बच्चों की, नजमुल भाई, वो ये थी कि साहब हमारे बच्चों में क्या कमी हुई और यूनिटी के बच्चों में क्या अच्छाई थी कि उनके यहाँ ज़्यादा नंबर वहाँ के बच्चों को मिला। तो इसको हमने उनको तसल्ली दी कि भाई हमारी तैयारी नहीं थी। बात भी सही है कि हमारी तैयारी उतनी नहीं थी, हमारा माहौल हमने बाद में समझा इसमें कैसे कैसे करना है। और उनके यहाँ चूँकि लखनऊ में थे और TMT से बहुत नज़दीक थे, तो उन्होंने कैसे पेपर आएगा, कैसे इम्तिहान देना है, कैसे पढ़ाना है, उन्होंने ज़्यादा समझा। तो इंशाल्लाह अगले साल हम लोग भी ऐसे ही करेंगे कि हम यूनिटी से किसी माने में कम नहीं करेंगे। क्यों भाई, है ना? इंशाल्लाह। तो हम कह रहे थे मकतब में हम मॉडर्न एजुकेशन के बारे में कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। और हमारे जो लाहौर के लोग हैं या हमारे अपने कनेक्शंस हैं उनसे कहेंगे कि जो डेस्कटॉप उनके घर में ऑब्सलीट हो गया है वो बराए मेहरबानी हमारे मकतब को दे दें, हम उसे ठीक करा के इन बच्चों को डेस्कटॉप पे काम कंप्यूटर सिखाना शुरू करेंगे। क्योंकि बिना कंप्यूटर के तो आज की दुनिया, आज की पढ़ाई बिल्कुल आधी है। और मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और मैं ये वादा करता हूँ आपसे, इस टीम से वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह अगली बार जब ये टेस्ट होगा तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे और पूरी तैयारी के साथ अपनी फाइट करेंगे और यूनिटी से आगे नंबर ले जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जनाबे ज़मीर हसन साहब अपने ख़यालात का इजहार भी कर रहे थे और बच्चों की हिम्मत अफजाई भी कर रहे थे। इसके बाद एजाज़ी
तकरीब का आगाज़ किया जा रहा है। ज़िले में जो बच्चे पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आए हैं उनको एजाज़ दिया जाएगा। ए कैटेगरी के बच्चों का नाम मैं लूँगा, चूँकि इसमें 68% 2 बच्चों का था, इसलिए 2 बच्चे 1 नंबर पे आए थे। मैं जनाबे नजमुल हसन साहब जो दामाद हैं जनाबे डॉक्टर कल्बे सादी साहब के, लेकिन इन्हें तौहीदुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी रिश्ते की वजह से नहीं मिली है, बल्कि डॉक्टर कल्बे सादी साहब की अमीक नज़रें देख रही थीं कि उनके ख्वाब को कौन शर्मिंदा ताबीर तक पहुंचा सकता है, और इन्होंने 1-2 साल में ही उनकी बात को साबित करके दिखा दिया। इस तरह के प्रोग्राम करना कोई आसान बात नहीं है। लोग सोचते हैं तो पसीने आने लगते हैं कि कैसे क्या होगा, और इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम, इतनी अच्छी पहल की। ये जो अवार्ड सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं और चेक, वो जनाबे नजमुल हसन रिजवी साहब के हाथों से दिए जाएंगे। मैं सबसे पहले कशफ फातिमा, फादर का नाम है अजीज हसन, इनका रैंक 1 आया है ज़िले में। मैं जनाबे नजमुल हसन साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि कशफ फातिमा को अवार्ड देकर उनकी हिम्मत अफजाई करें। कशफ फातिमा, डॉटर ऑफ अजीज हसन साहब, रैंक 1। एक मिनट को लिख दो। एक कैटेगरी कक्षा 4 और 5 के लिए ये है कशफ फातिमा, डॉटर ऑफ अजीज हसन, जो सेंट थॉमस स्कूल हल्लौर से ताल्लुक़ रखती हैं। इनका ज़िले में फर्स्ट रैंक आया है और स्टेट में 152वां रैंक आया है। इन्हें 68% नंबर मिला है। दूसरे नंबर पर मोहम्मद अब्बास सिनाफ, नौशाद अहमद, सेंट थॉमस स्कूल, फर्स्ट रैंक। स्टेट में 152वीं रैंक है और 68% नंबर इन्होंने पाया है। तीसरे नंबर पर शाहिद, दूसरा तो हो गया मोहम्मद अब्बास में थे। तीसरे नंबर पर हाँ ये दोनों पहले थे। हाँ पहले मैंने बता दिया था लेकिन बोलने में गलती हुई, ये दोनों पहले थे। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे शाहिद हसन,
सनाफ शकील अहमद सेंट थॉमस स्कूल, इनका ज़िले में रैंक दूसरा है और स्टेट लेवल पर 65% इन्होंने पाया है। जनाबे नजमुल हसन साहब जो तौहीदुल मुस्लिमीन के रूह रवां हैं, वो अपने हाथों से बच्चों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। इनके गार्जियन भी यहाँ मौजूद। हाँ, दूसरे नंबर पर एक और है मोहम्मद ताहिर अजीज सनाफ शमशुल हसन साहब, दूसरे नंबर पर। जिला लेवल पर दूसरी रैंक और स्टेट रैंक 182-65%। जनाबे शमशुल हसन साहब अपने हाथों से बच्चों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर मुदस्सिर हैदर सनाफ मुंतजिम हैदर रिजवी अल मेहदी पब्लिक स्कूल हल्लौर, इनका जिले में तीसरा रैंक है और स्टेट लेवल पर 476। माशाअल्लाह, जनाबे नजमुल हसन साहब अपने हाथों से बच्चों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। इसके बाद बी कैटेगरी, जो कक्षा 6 और 7 के लिए है, इसमें जो बच्चे आए हैं उनको जनाबे अमीर अहमद साहब रिटायर्ड कमिश्नर ट्रेड टैक्स अपने हाथों से हिम्मत अफजाई फरमाएंगे। नंबर 1 पर इसमें भी 2 बच्चे हैं। जनाबे अमीर अहमद साहब अपने हाथों से बच्चों को सर्टिफिकेट देकर उनकी हिम्मत अफजाई फरमाएंगे। अली मेहदी रिजवी सनाफ मोहम्मद मेहदी रिजवी सेंट थॉमस स्कूल हल्लौर, इनका फर्स्ट रैंक है जिले में और स्टेट लेवल पर 61% नंबर इन्होंने पाए। जनाबे अमीर अहमद साहब अपने हाथों से सर्टिफिकेट देकर हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। पहले ही नंबर पर मोहम्मद मेहदी रिजवी सनाफ सरवर हुसैन रिजवी, ये बस्ती में पढ़ते हैं। इनका जिला लेवल पर फर्स्ट रैंक है और स्टेट लेवल पर 41वां नंबर रैंक 41 है। इन्होंने भी 61% नंबर पाया है। जनाबे अमीर अहमद साहब सर्टिफिकेट देकर बच्चों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। इसके बाद अली मेहदी सनाफ लेट अकबर मेहदी सेंट थॉमस स्कूल हल्लौर, इनका जिले में दूसरा रैंक है और स्टेट में 61वां 59% नंबर इन्होंने पाए। वजाहत हुसैन रिजवी साहब के भतीजे हमारे और जलाल अहमद साहब के भांजे अली मेहदी सनाफ लेट अकबर मेहदी, इन्होंने दूसरा रैंक हासिल किया है जिले में और स्टेट में रैंक हासिल किया है 61वां। डिस्ट्रिक्ट में दो डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद अली नौशाद रिजवी सनाफ नौशाद अहमद लिटिल फ्लावर स्कूल,
इन्होंने जिले में तीसरा रैंक हासिल किया है और स्टेट लेवल पर 76वां। जनाब अमीर अहमद साहब रिटायर्ड कमिश्नर सेक्स अपने हाथों से सर्टिफिकेट देकर हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। अब इसके बाद सी कैटेगरी जिसमें कक्षा 8 और 9 के बच्चे आएंगे। इनको जनाब ज़मीर हसन साहब रिटायर्ड एजीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मौजूदा सेक्रेटरी अंजुमन यादगार हुसैनी जनाब ज़मीर हसन साहब अब इन बच्चों को सर्टिफिकेट देकर उनकी हिम्मत अफजाई फरमाएंगे। मैं सी कैटेगरी में सबसे पहले फर्स्ट रैंक हासिल करने वाली शबीहा फातिमा डॉटर ऑफ सैयद मोहसिन मेहदी लिटिल फ्लावर स्कूल इन्हें जिले में फर्स्ट रैंक हासिल किया है और स्टेट में 38वां रैंक हासिल किया है। ये बच्ची इस वक्त अलीगढ़ है, इसलिए उसकी तरफ से उनके वालिद को ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। एंट्रेंस इन्हीं की लड़की ने पास किया था अलीगढ़ में और इस वक्त वो अलीगढ़ में तालीम कर रही है। हसन मेहदी सेनाब शहरियार अहमद स्कूल इन्होंने जिले में दूसरा रैंक हासिल किया है और स्टेट में 55वां रैंक हासिल किया है। जनाब ज़मीर हसन रिजवी साहब बच्चों को सर्टिफिकेट देकर उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। मंतशा फातिमा सनाब डॉटर ऑफ शमीम हैदर सेंट थॉमस स्कूल हल्लौर इन्होंने जिले में तीसरा रैंक हासिल किया है और स्टेट लेवल पर 68वां रैंक हासिल किया है। मंतशा फातिमा डॉटर ऑफ शमीम हैदर जनाब ज़मीर हसन साहब अपने हाथों से सर्टिफिकेट देकर हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। इसके बाद डी कैटेगरी कक्षा 10 और 11 के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ इंजीनियर मोहम्मद मेहदी रिजवी साहब से कि वो आए और अपने हाथों से इन बच्चों को सर्टिफिकेट देकर इनकी हिम्मत अफजाई करें। अरसलान आब्दी लेट शाहिद हुसैन इंडियन पब्लिक स्कूल अच्छा आबिद अरसलान आबिद लेट शाहिद हसन इन्होंने जिले में फर्स्ट रैंक हासिल किया है और स्टेट में 39वां रैंक हासिल किया है। उनकी तरफ से उनके नाना ने सर्टिफिकेट शहदर साहब ने हासिल किया। सैयद मोहम्मद अयान हसन सेनाब सैयद राशिद हुसैन इन्होंने जिले में दूसरा रैंक हासिल किया है और स्टेट लेवल पर 47वां रैंक हासिल किया है। जनाब इंजीनियर मोहम्मद मेहदी साहब अपने हाथों से सर्टिफिकेट देकर इनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। फलक फातिमा रिजवी डॉटर ऑफ सैयद नौशाद अहमद रिजवी सेंट थॉमस स्कूल हल्लौर इन्होंने जिले में तीसरा रैंक हासिल किया है और उन्होंने 69वां रैंक स्टेट लेवल पर हासिल किया है। इनके दोनों बच्चों ने अलग अलग कैटेगरी में रैंक हासिल किया है। पलक हाँ ये सर्टिफिकेट कोई इस तरह का छोटा मोटा कागज नहीं है। अभी ग्रुप फोटो होगा।
वो दे रही है कुछ लोगों को। बोल सके रिजवान साहब, अब बोल रिजवान साहब आप आगे बोल दीजिए। हाँ आइए, रिजवान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए। आइए, क्या नहीं हुआ? अब बताइए। अस्सलामुअलैकुम। बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का, और इसी शुक्रिया को हम लोग इन मोमेंटोस के ज़रिए से जाहिर करना चाह रहे थे। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं डॉक्टर वज़ा साहब के कि जिन्होंने इस खुलूस और जोश के साथ में हमारी इस कोशिश को यहाँ तक पहुँचाया, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी तादाद में बच्चों का पार्टिसिपेशन टैलेंट सर्च टेस्ट कैंप्स 2023 में कराया, जिसका नतीजा आप हज़रात के सामने है। आप देख रहे हैं कि माशाअल्लाह 14 बच्चों ने इन 4 कैटेगरीज में अपने सिद्धार्थनगर जिले में एक पोजीशंस हासिल की हैं। हाँ, माजरत 15 बच्चों ने। ए कैटेगरी में कुल मिला के 5 बच्चे हैं। बी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक टाई हुई है, जिसकी वजह से 4 बच्चे हैं। सी और डी कैटेगरी में 3 बच्चे हैं अपनी अपनी रैंक्स पर। तो गुजारिश है डॉक्टर वज़ाहत हुसैन रिजवी साहब से कि वो तशरीफ आएँ, और जनाब नजमुल हसन रिजवी साहब से गुजारिश है कि वो मोमेंटो देके एजाज़ फरमाएं। अब गुजारिश करता हूँ मैं जनाब हसन जमाल साहब से, जिन्होंने इस टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए जिन्होंने इस टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए बहुत कोशिशों और काविशें की, और इसको सही अंजाम से टेस्ट हो सके, बच्चों को सही तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट और पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ी मदद फरमाई इन्होंने। लिहाजा की टीम का बहुत शुक्रगुजार है। हम जलाल अहमद साहब के भी शुक्रगुजार हैं। मार्क साहब ने जिस हुस्न खूबी के साथ में, जिस जुलूस के साथ में इस कोशिश को अंजाम दिया, और जिनकी कोशिश का मैं सवेरे से जब से मैं यहाँ हूँ मैं यही देख रहा हूँ कि हर आदमी इन्हीं का नाम ले रहा है कि मार्क साहब ने बड़ी मेहनत के साथ में और बड़ी खुलूस के साथ में इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराया है। मैं गुजारिश करता हूँ मार्क साहब से कि तशरीफ लाएं और ये मोमेंटो लेके इज्जत रखें। मार्क साहब के साथ में एक साहब और थे कि जिन्होंने शिद्दत से इनकी मदद फरमाई, लेकिन इत्तेफाक ये है कि आज वो यहाँ पर तशरीफ नहीं रखते हैं, बाहर हैं। तो गुजारिश अली जावेद रिजवी साहब के भाई से कि वो तशरीफ लाएं और अली जावेद साहब के नियाबत में मोमेंटो हासिल फरमाएं।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले बस क्योंकि मुझको माइक का कोई तजुर्बा नहीं है, मैं वापस बेटा भाई के हवाले करता हूँ। ये उन्हीं की चीज़ है और उन्हीं की जस्ती है। रिजवान भाई के बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अमीर अहमद साहब रिटायर्ड कमिश्नर सल्टेक्स से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बस 2-3 लोग और हैं। जनाब अमीर अहमद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का 5 मिनट आइए। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। और हमारे सामने जो मुस्तक़बिल के मुअज़्ज़िज़ शहरी बैठे हुए हैं, इनके लिए मख़सूस खुसूसी सलाम इज़ाफ़ी अलग से इन बच्चों को सलाम, इनको बहुत बहुत दुआएं और हमारी नेक ख्वाहिशात। तो अब कम से कम 5 मिनट तो मैं आप हज़रात के लिए ही लूँगा, मगर बहुत तवील कोई न मौका है और न मेरी कोई तैयारी है बात करने की। यहाँ बैठ के अभी इस प्रोग्राम को देखते हुए मेरा हल्लौर में ये आने का पहला इत्तेफाक है। मैं इससे पहले कभी हल्लौर नहीं आया, मगर हल्लौर से मेरी वाक़ियत जब से मैंने होश संभाला तब से है। मरहूम नज़ीर अहमद हल्लौरी साहब मेडिकल ऑफिसर यूनानी के हमारे वालिद के साथ थे, तो उनका जाना आना हम लोग बचपन में रहता था। उनसे मुलाकात हुई, फिर हम वजी अहमद साहब हमारे मास्टर हल्लौर के, फिर उसके बाद हैदर मेहदी साहब हमारे प्रिंसिपल जो हमारी कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, फिर उसके बाद हमारे सीनियर अतवार हुसैन साहब मरहूम हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर थे। और उसके बाद तो फिर एक सीरीज पूरी हल्लौर की हम लोग, न सिर्फ हम बल्कि आम आदमी समझते हैं पूरी कम्युनिटी के हल्लौर जो है एजुकेशनल लिहाज से आम लेवल से थोड़ा ऊपर है, जिसको क्रीमी लेयर कहा जा सकता है। एजुकेशनल लिहाज से हमेशा से ये इमेज रही है। अब यहीं से मैं बात इन बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इमेज है इसे कायम रखने, न सिर्फ कायम रखना, फर्दर ग्लोरीफाई करने की जिम्मेदारी इन सब बच्चों पर आती है कि जो हल्लौर की इमेज है, जब हल्लौर का नाम आता है तो लोग समझते हैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा इलाका है, एजुकेशनली बहुत एडवांस लोग होते हैं, और ये हकीकत है, सही भी है। मगर इस चीज़ को मेंटेन रखना, न सिर्फ मेंटेन बल्कि और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब इन बच्चों लड़कों पर आती है। मैं यहाँ भी बैठा हुआ था तो मैंने यहाँ का माहौल, बच्चों का भी, गार्जियन का जो देखा तो बेसाख्ता मुझे एक मिसरा याद आ गया खुद बखुद कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। तो यहाँ पर अगर एफर्ट्स होंगे और बच्चों का ध्यान दिलाया जाएगा और नर्चरिंग होगी तो इंशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट बरामद होने की उम्मीद है। अब की ये हम लोग ने जो किया ये बिल्कुल सही है कि जब काम कोई शुरू होता है तो तमाम कमियां होती हैं, मगर हम लोग इसको ग्रेजुअली इम्प्रूव करते जाएंगे और आइंदा इंशाल्लाह बच्चे ये इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और करेंगे। मकसद इन शॉर्ट अभी नकवी साहब आपको डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे इस सिलसिले में। मकसद इस एग्ज़ाम का सिर्फ ये रहा कि बच्चे भी, बच्चों के बहुत से मकसद हैं, इसमें मेन मकसद ये रहा कि बच्चे भी, उनके पेरेंट्स भी, गार्जियन भी खुश रहते हैं कि बच्चा हमारा अच्छा नंबर ला रहा है और ठीक ठाक है। और जब वो 10वीं या 9वीं क्लास में पहुँचते हैं तो उनको एकदम से जब एक्सपोजर होता है तो उन्हें महसूस होता है कि नहीं भाई ये तो कहीं तो कुछ गड़बड़ी हो गई। इस एग्ज़ाम के थ्रू जो पर्टिकुलर एक स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो पूरे यूपी के बच्चों के साथ मर्ज होता है, एक्सपोजर होता है, तो उसे अंदाज लगता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, उसे महसूस जितनी जल्दी बच्चों के वालिदैन को हो जाए उतना अच्छा है कि उस लिहाज से वो अपनी तैयारी कर लें। और टीएमटी का हम लोग का ये मानना है कि हर बच्चा टैलेंटेड है, उसकी टैलेंट थोड़ा डिफरेंट हो सकती है, हम उसे पहचाने और जिस लाइन और जिस फील्ड में उसका टैलेंट है और जिधर उसका इंक्लिनेशन है
हम उसको उधर ही ले जाएं ताकि उसके एफर्ट्स का बहुत अच्छे से अच्छा रिजल्ट बरामद हो सके। तो बस वक्त बहुत कम है, 3:30 में हम लोगों को प्रोग्राम खत्म करने का वो है, लिहाजा मैं आप हजरात से अब रुखसत चाहता हूँ और नजरुल साहब आपको एड्रेस करेंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम बार बार आप हुजूर के सामने हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अमीर अहमद साहब के बाद मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ जनाब नजमुल हसन रिजवी साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब नजमुल हसन साहब, आप बच्चों से गुजारिश है कि बिल्कुल खामोशी से उनकी बात सुने। तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट लखनऊ के रूह रवां जनाब नजमुल हसन रिजवी साहब। डैश पर बैठे मौजूद हज़रात, ख़वातीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा हल्लौर का पहला विज़िट है, इससे पहले कभी आना नहीं हुआ, मगर हल्लौर के बारे में यहाँ के जो शख्सियतें निकली हैं उनसे मिलने का, उनके बारे में सुनने का हमें काफ़ी इत्तेफाक हुआ है। लखनऊ में भी, अलीगढ़ में पढ़ाई के दौरान भी। तो हल्लौर जो है, हो सकता है एक छोटी जगह हो, मगर यहाँ से बहुत अजीम हस्तियाँ निकली हैं, इसका हम सबको इल्म है और हम सब इसका एतराफ़ करते हैं। तो यहाँ की, जैसे निहाल साहब ने कहा, ज़मीन ज़रख़ेज़ है। कुछ है यहाँ में बात कि यहाँ अजीम हस्तियाँ निकली हैं, ऐसी हस्तियाँ जिनको उनके मर्तबे से जाना गया है, उनके इल्म से जाना गया है, और ये सारी हस्तियाँ जो थीं अपने मर्तबों और अपने मनसबों के साथ साथ दीनदार थे। वो लखनऊ में उनसे मुलाकात रही है, अलीगढ़ में रही है, जहाँ जहाँ गए हैं दुनिया में हर जगह हमने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अच्छे ओहदों पर आरास्ता लोग जो हैं वो हल्लौर के पाए हैं। निहाल साहब की बात को दोहराते हुए दुआ भी है और कोशिश ये है कि ये जो बच्चे हैं ये यहाँ का नाम और रोशन करें और अपने बुज़ुर्गों का नाम रोशन करें और उनसे ज़्यादा कारनामे कर दिखाएं, जिससे हल्लौर का नाम जो है वो रोशन हो, डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन हो, स्टेट का हो, और नेशन लेवल पर जो है यही बच्चे सितारे बनकर चमकें। तो इस चैम्प के सिलसिले में सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम हजरात के जिन्हीं ने इसको शुरू करने में, कामयाब करने में बहुत अहम रोल अदा किया है। उनका सिर्फ ये जो सर्टिफिकेट बच्चों दिए गए हैं तुम लोगों को, या इनामात से आरास्ता किया गया है, या वो लोग जो इसमें कामज़न रहे हैं उनको मोमेंटोज दिए गए हैं, ये एक टोकन है। ये सिर्फ इस चीज़ का इजहार है कि हम इनके टैलेंट को, इनके कोशिशों को, इनके जज्बे को सराहना चाहते हैं आप सबके सामने। मगर काम जो अंजाम दिया गया है और जो आगे दिया जाएगा वो कहीं इससे बढ़ के है और कहीं इससे ज़्यादा है। तो सरे फेहरिस्त हम सबसे पहले शुक्रगुजार हैं अपने वज़ाहत साहब के, जिन्हीं ने बहुत ही खुलूस बढ़ चढ़ के पहले दिन से इस चीज़ को आगे बढ़ाया और जहाँ तक पहुँचाया वो सबक हम सामने देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ मास्टर जलाल साहब जो इनसे जुड़े और दीगर यहाँ की मौजूद हस्तियाँ जो डायस पर बैठी हुई हैं, इंजीनियर मोहम्मद मेहंदी साहब जो प्रेसिडेंट हैं, ज़मीर हसन रिजवी साहब जो तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी सोच, उनके ख्यालात अभी हम लोगों ने सुने। फिर जलाल मास्टर साहब का तज़किरा कर चुके हैं, अली जवाद साहब, मसूद हसन साहब, इंजीनियर अयाज साहब जो कि पूना से तशरीफ़ लाए हैं, यहीं से वाबस्ता हैं, बहुत अच्छे ख्याल रखते हैं और सबसे बड़ी चीज़ एक रोल मॉडल हैं वालिदैन के। जिस तरह से इन्हीं ने अपने बच्चों की परवरिश की है तो हमें इनसे ये सीखने को मिलता है हम जैसे लोगों को कि हमें भी अपने बच्चों की उसी तरह परवरिश करना चाहिए। फिर कासिम रज़ा साहब
जो कि सेक्रेटरी हैं गुलिस्तान मातम के, जिन्होंने इस प्रोग्राम को जो है वो ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी मदद की है और शाना बशाना रहे हैं यहाँ की टीम के, तो इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहरहाल हम अपने TMT की टीम का नहीं शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लोग जो हैं एकदम हम लोग साथ मिलके एक खुलूस के साथ काम अंजाम दे रहे हैं, जिसमें रहबर का काम जो है वो हमारे निहाल साहब अंजाम दे रहे हैं। हमारे यंग जो लीडर्स हैं उसमें रिजवान साहब हैं, जिन्होंने दिन को दिन रात को रात ही समझा और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। ये कहने के बाद हम अपनी जो बात आपके सामने रखना चाह रहे हैं वो तकरीर नहीं है, ये एक सोच है और दिल की हमारी आवाज़ है। इसको हम इस तरह से शुरू करेंगे। एक तो जो मौजूदा हालात हैं उसके बारे में कुछ आपको बताएंगे, फिर ये बताएंगे कि उन हालात में हम कहाँ पर हैं, फिर उसके साथ साथ TMT क्या कर रहा है और उन हालात के हिसाब से इन बच्चों के मुस्तकबिल को आप हजरात से मिल के हम लोग कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो ये तो एक हिस्सा होगा, मगर उससे अहम हिस्सा जो है वो हमारी गुजारिश है और हम आप सबसे जबरदस्त गुजारिश करते हैं, ख़ासतौर से वो हजरात जो बाहर हैं वो भी अंदर तशरीफ़ ले आएँ, कि आप लोग इसको इंटरैक्टिव सेशन बनाइए। आप हमसे सवाल करिए, हम उसके कोशिश करेंगे कि कुछ हम जवाब देंगे, कुछ जहाँ जो हजरात बैठे हैं वो जवाब देंगे, ताकि इससे कुछ हम लोग नतीजा लेके निकलें, दिल की बात दिल में ना रह जाए। देखिए, डिस्कस करने से चीज़ें बहुत सारी सामने आती हैं, कुछ चीज़ें हमारी हो सकता है गलतफहमियाँ हों वो दूर हो जाएंगी, कुछ आपकी हों वो दूर हो जाएंगी, और इस सब का नतीजा एक आएगा कि ये बच्चे जो हैं, जो यहाँ हैं और जो नहीं मौजूद हैं, जो आगे चल के जुड़ेंगे, उन सबको उसका फ़ायदा पहुँचेगा। और अगर हम लोग सिर्फ रस्मी तौर से ये जलसा करके अपने अपने घरों को चले जाएंगे तो फिर उसके नताइज नहीं आएंगे और बिलखुसूसन वो काम नहीं हो पाएगा जो हम लोग सब मिल के करना चाह रहे हैं। तो लिहाजा हम बात को अपनी शुरू करते हैं। देखिए, एक हम लोगों ने सफ़र तय किया है और ये हर जगह पर सफ़र हम लोगों ने तय किया है। एक वो दौर था कि जिस वक़्त पार्टीशन के बाद, ज़मींदारी ख़त्म होने के बाद, नवाबी ख़त्म होने के बाद, जो सरमाएदार थे वो सब नीचे आ गए। जो सरपरस्त थे, जो अच्छे ओहदों पर थे, कुछ माइग्रेट हो गए करके दूसरे मुल्क चले गए, कुछ लोग जो थे वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। नतीजा ये हुआ कि जो कौम एक ज़माने में रूल कर रही थी वो एकदम से नीचे आना शुरू हो गई और वहाँ तक पहुँची कि जहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो जहालत का शिकार हो गई। जब जहालत आई, जहालत के साथ गुर्बत आई, गुर्बत के साथ सारी वो चीज़ें आईं जो आदमी को पस्ती की तरफ ले जाती हैं। फिर कुछ हजरात उलमाए दीन, सोशल वर्कर्स, उनमें से कल्बे सादे साहब का नाम सरे फेरिस्त तो हम नहीं कहेंगे, मगर हो सकता है वैसे काम बहुत सारे लोगों ने अंजाम दिए हैं। तो ऐसे हजरात ने सोचना शुरू किया, काम करना शुरू किया और उसके नताइज ये हुए कि वो लोग जो थे, जो रोटी के चक्कर में पढ़ाई की तरफ नहीं तवज्जो दे रहे थे और जहालत का शिकार थे, वहाँ से निकल के वो वहाँ तक आ गए कि उन्हीं ने इल्म हासिल करना शुरू किया, अपने बच्चों को तालीम देना शुरू की। जिनकी सरपरस्ती नहीं थी उन्होंने ख़ुद तालीम हासिल करना शुरू की और एक काफ़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें तालीम हासिल करके वो मकाम हासिल किए जो कि उससे पहले नहीं हासिल हुए थे। मगर अब और आने वाले कल में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अब जहालत के दौर से हम लोग उस दौर में आ गए जहाँ पर तालीमी दौर था। आज के दौर में किसी से भी आप बात करिए, भले वो खोंचे लगाने वाला हो, रक्शे वाला हो, मजदूर हो, कोई भी हो, कोई आज तक हमें ऐसा नहीं मिला जो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता हो। हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, मगर आप आज जो है बेटा, जो ज़रूरत है वो सिर्फ स्कूल में बस्ता लगा के जाने का नहीं है। अब जो ज़रूरत है वो है आला तालीम की। जब तक आपके पास आला तालीम नहीं है तो आने वाले कल में, आज में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
आला तालीम क्या होती है? आला तालीम ये होती है कि एक तरफ हम समझ के पढ़ें, रट के ना पढ़ें। हम लोग रट के पढ़ रहे हैं बेटा। रटने का जो है वो एक हद तक हम जाते हैं रट के, उसके बाद जब कंपटीशन होते हैं ना, जिसकी बेटा तुम लोगों को प्रैक्टिस कराई गई अभी, तो उसको उसका ही बताएंगे। ये इम्तिहानात जो हैं, आजकल के कंपटीशन जो हैं, इसमें हम लोग रट के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें समझ के पढ़ना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, हमें जो है वो तह पतह कागज़ की डिग्रियां, सर्टिफिकेट, डिप्लोमे नहीं इकट्ठा करना है कि किसी से भी पूछिए। अब बच्चे कहते हैं MBA हैं, इंजीनियर हैं, ये हैं, वो हैं, MA किया है, BA किया है, किसी ने डबल MA किया है, मगर आप ये पूछिए कि तुम कर क्या रहे हो, तो वो शर्मिंदगी सब झुका लेता है कि हमें नौकरी नहीं मिली। यहाँ पर बहुत कम हकीकत पसंद लोग होते हैं जो कहते हैं कि कुछ हम में कमी थी जिसकी वजह से नौकरी नहीं मिल पाई, मगर हकीकत ये है कि कुछ न कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कमी हम में है कि जिसको हम कभी कभी सरकार को दोष दे देते हैं, कभी अपने वालिदैन को दे देते हैं, कभी माशरे को दे देते हैं, कभी किसी को दे देते हैं, मगर असल में कमज़ोरी हम में है क्योंकि हमने उस तरह से मेहनत नहीं की जिस तरह से हमें करना चाहिए थी। तो इससे बात दो निकल के आई कि एक तो हमें आला तालीम हासिल करना चाहिए और दूसरी तरफ वैसी तालीम हासिल करना चाहिए जो हमें कम से कम वक्त में, कम से कम पैसे से में किसी न किसी रोटी रोजगार से जोड़ सके। समझ गए आप लोग बात? क्या एक तो आला तालीम हो, क्वालिटी उसके अंदर हो, रटना ना हो, समझना हो, और दूसरी तरफ तालीम का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि तालीम हासिल करने के बाद हमें किसी के आगे दौड़ना ना पड़े, सिफारिश ना करना पड़े, बल्कि नौकरी हमारे पीछे आए और हम नौकरी तक आराम से पहुंच सकें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मगर हालात, सूरत हाल ये हैं कि अच्छे अच्छे स्कूल, आप बेहतर जानते हैं, हम लोग इस लाइन में हैं, जो हजरात यहाँ बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, जो यहाँ बुज़ुर्ग बैठे हैं, वो जानते हैं कि ये एक पढ़ाई भी जो है स्कूल, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज और MBA कॉलेज हो, ये एक कमर्शियल और इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं। अक्सरियत ऐसे इंस्टीट्यूट्स, ये सब नहीं, अक्सरियत ऐसी है जो पैसा कमाने में लगे हुए हैं। उनको ये फिक्र नहीं है कि बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा। उनको ये चाहिए कि फ़ीस उनकी आ जाना चाहिए, उनके स्कूल की गिनती बढ़ जाना चाहिए, उनके इंस्टीट्यूट की गिनती बढ़ जाना चाहिए, मगर वो काम नहीं हो रहा है जो असल में उनको काम करना चाहिए। जो इंस्टीट्यूट इस तरह से पढ़ा रहे हैं, जो स्कूल इस तरह से पढ़ा रहे हैं, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, तो उसमें दाखिले के लिए कंपटीशन है। उसमें एक सीट के लिए 100 अर्जियां लग रही हैं, 1000 अर्जियां लग रही हैं, लाख अर्जियां लग रही हैं। तो हमें क्या करना है? हमें उसके लिए तैयारी करना है ताकि उस अर्जी में शामिल होकर हम भी वो सीट हासिल कर सकें। उसका सबब आपको बहुत ही ब्रीफली बता दें कि अगर इस तरह के जो कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट हो, वहाँ आपको डिग्री तो मिल जाएगी, मगर टाइम आपका वेस्ट होगा, मेहनत आपकी रायगा जाएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो पैसा है, जो आपने हो सकता है किसी से मांग के लिया हो सकता है आपकी जमा पूंजी हो सकता है आपने किसी से कर्ज लिया हो, वो आप वहाँ पर इस उम्मीद में सर्व कर रहे हैं कि कल बच्चा जो है वो जब कामयाब हो जाएगा, एम्प्लॉयड हो जाएगा, तो वो इस कर्जे को उतार देगा और इससे ज़्यादा पैसा आ जाएगा, ताकि हमें अगर घर बनाना था या लड़की की शादी करना थी या कुछ भी काम करना था तो वो हो जाएगा। मगर ये ख्वाब जब खुलता है, जब बच्चा वो पैसा खर्च कराने के बाद वो एक सिर्फ पेपर की डिग्री लेके इस इंस्टीट्यूट से निकलता है, तो उसके पास एम्प्लॉयमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। उसके बरक्स जहाँ पर मेहनत करके कंपटीशन के ज़रिए आपका सिलेक्शन होता है, चाहे AMU हो, LU हो, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हों, जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं, IITs, NITs, बहुत सारे, एक फेहरिस्त है। मगर उसके लिए आपको अभी से मेहनत करना है, उस दिन के लिए तैयारी करना है, और आपको वो मकाम हासिल करना है कि आपको वहाँ पर एंट्री मिल सके। तो वहाँ पर टाइम कम लगेगा, मेहनत ज़्यादा है, टाइम कम लगेगा, पैसा कम लगेगा, मगर एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो आपकी 100%
श्योर है। किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के बच्चे को आपने पैदल नहीं देखा होगा। तो लिहाजा आपसे गुजारिश यही है कि आप हजरात जो हैं थोड़ा सा मेहनत करके, सेक्रीफाइस करके बच्चों को जो है वो कल के लिए तैयार करिए। तो ये तो हमने आपको ब्रीफली बता दिया। इसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जितना हो सकेगा हाजिर हैं, आपको जवाब देंगे। हमसे बेहतर एक्सपीरियंस लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, वो उन सवालात के जवाब देंगे, ताकि आप लोग जब यहाँ से उठिए तो एक क्लैरिटी लेके उठिए। आप ये समझ के उठिए कि हमें इन बच्चों को जो यहाँ मौजूद हैं और जो बच्चे यहाँ नहीं आ पाए हैं उन तक ये बात पहुँचाएंगे, उनके वालिदैन तक ये बात पहुँचाएंगे, ताकि हम लोग सब मिल के इन बच्चों के मुस्तक़बिल को बना सकें। तो ये तो थी एक छोटी चीज़। अब इसके लिए हमें और क्या करना है? सबसे पहले हमने आपको चीज़ बताई कि हमें रटना ख़त्म करना है, समझना शुरू करना है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें सिर्फ पढ़ाई का कीड़ा नहीं बच्चों को बनाना है। बच्चों के लिए खेल कूद भी उतनी इम्पोर्टेंट है। आजकल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है व्हाट्सएप की, सोशल मीडिया की। हर बच्चा जो है वो कोविड के बाद से मोबाइल के ऊपर दिखता है। टाइम को बेटा वेस्ट ना करो। दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। एक है वक्त जो गया फिर वापस नहीं आता है, और दूसरा है अपॉर्चुनिटी जो तुम्हें मौका फराहम हो रहा है। चाहे वो मौका एक अच्छे वालिदैन के फॉर्म में हो, एक अच्छे स्कूल के फॉर्म में हो, एक अच्छे टीचर के फॉर्म में हो, एक अच्छे मेंटर के फॉर्म में हो, एक रहनुमा के फॉर्म में हो। वो जो मौका तुम्हें मिल रहा है बेटा, उसको रायगा ना जाने दो, क्योंकि मौका अगर निकल गया तो फिर दोबारा नहीं आने वाला है। तो वक्त को और मौके को रायगा कभी ना जाने दो, उसका पूरा इस्तेमाल करो। सोशल मीडिया ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है बेटा। भले तुम लोग रात भर जो है बहस, कोई इल्मी बहस कर रहे हो, बहुत ही किसी दीनी बहस कर रहे हो, मजलिसें सुन रहे हो, अगर एक हर चीज़ का एक मिक़दार है बेटा। सालन में नमक ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? खा लेते हो तुम। अगर मिठाई में बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए तो खा पाओगे तुम? नहीं। तो हर चीज़ एक प्रोपोर्शन में अच्छी होती है। तो वो एक जो है टाइम टेबल बनाओ कि इतना हमें खेलना है, इतना पढ़ना है, इतना सोना है, इतना हमें जो है वो सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करना है। मगर हर चीज़ का सही इस्तेमाल भी है, गलत इस्तेमाल भी है। तो सही इस्तेमाल हर चीज़ का करना सीखो। इसके साथ साथ क्या चीज़ें आना चाहिए? ज़माना जो तेज़ी से बदल रहा है, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि एक साल बाद क्या होगा। जितनी ज़माने में तब्दीली बेटा हम लोगों ने देखी है, हमारी जनरेशन ने देखी, किसी ने नहीं देखी है। हमने पोस्ट कार्ड भी देखा है, पोस्ट कार्ड लिखा भी है, जाके डाकखाने में डाला भी है, और अब ईमेल क्या, अब जूम के ऊपर मीटिंग्स हो रही है। एक आदमी जो है बैठा हुआ यूएस में है, एक आदमी यहाँ बैठा है, वो मीटिंग जो है जूम के ऊपर कर रहा है, ऐसे कि आमने सामने बैठ के। तो जब ज़माना इतनी तेज़ी से बदल रहा है बेटा, तो हमें कल के लिए कैसे तैयारी करना है? तो कुछ अहम चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे बेटा, वो आप लोग जो है वो करने की कोशिश करिए। वालिदैन से गुजारिश है कि निगरान बनिए, इन बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत से भी वाबस्ता करिए। तालीम बिना तरबियत के जो है वो उसी तरह से है कि आपने उनको औजार तो दे दिया है, मगर उस औजार का फ़ायदा उठाएं या नुकसान, ये इसकी तमीज़ आपने नहीं पैदा की है। तो उनकी तरबियत भी करिए। और इसके साथ साथ आप इन बच्चों को जो है, सबसे अहम बात यहाँ पर हुई थी, कंप्यूटर का ज़माना है, इसको हम लोग नहीं इग्नोर कर सकते। तो कंप्यूटर लिटरेसी जो है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। दूसरा चीज़ ये है कम्युनिकेशन स्किल्स। लैंग्वेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंग्लिश स्कूल में बच्चे जा तो रहे हैं, बच्चे अंग्रेजी स्कूल में भेज तो रहे हैं। अंग्रेजी की किताबें ले जाने से और उनको खरीद के दे देने से अंग्रेजी स्कूल नहीं हो जाता है। उनको पढ़ना भी तो आना चाहिए। आप जैसे किसी पढ़वा के देखिए आप। अक्सरियत ये हमने एक अभी टेस्ट कराया है और इंशाल्लाह यहाँ भी आगे कराएंगे। अपने खुद के स्कूलों में कराया है, खुद के बच्चों के साथ कराया है। दो चीज़ों के ऊपर, एक कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कि अंग्रेजी में उनकी क्या लेवल है कोविड के बाद से, और दूसरा अरिथमेटिक में। और दोनों में म्यार आप यकीन जानिए कि 70 से 80% बच्चे ऐसे हैं जिनका म्यार जो है उस म्यार से छठे का बच्चा है तो उसकी मैथ्स और अंग्रेजी जो है वो चौथे और पांचवे के बराबर भी नहीं है। जो सातवें का बच्चा है उसकी अंग्रेजी और मैथ्स जो है वो छठे के बराबर भी नहीं है।
तो इस सूरत हाल में हमें सबसे पहले जो है वो अंग्रेजी और मैथ्स को मजबूत करना है बच्चों। फिर तीसरी चीज जो है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि बच्चे जो हैं साफ सुथरे, बाल कटे हुए अच्छे लग रहे हैं, मगर अक्सर बच्चे देखने को लगता है कि वो बच्चे हैं तोता, ये समझ में नहीं आता कि बाल हरे, आधे उड़े हुए, आधे गले हुए, जीन्स पहने हुए, ऐसी जीन्स। अच्छा, जब वो आदत पड़ जाती है तो उसी तरह से हमने इंटरव्यूज में जाके देखा है, यहाँ पर तशरीफ फरमाएं, इंटरव्यूज क्या पता कितने लोगों के लिए होंगे, आपने लिए होंगे, आप हजरात ने लिए होंगे, कि बच्चे जब आदत पड़ जाती है तो उसी तरह से वो इंटरव्यूज के लिए पहुंच जाते हैं। तो जब इस हालत में जाएंगे तो क्या उनको कोई जॉब देगा? नहीं देगा। तो इस हालत में अभी से उनको पुख्ता करिए, आदतों को पुख्ता करिए, और उनको सबसे बड़ी चीज मुस्कुराना सिखाइए। रसूल का कॉल है कि जिसके पास कुछ नहीं होगा मुस्कुरा के भी देख ले मोमिन को, तो वो क्यों इबादत है? वो सिर्फ ये थोड़ी तो जन्नत के लिए, वो इसलिए आप आजमा के कभी देख लिए। दो चीजों को आजमाया हुआ है। आप किसी भी जा रहा आदमी आप नहीं जानते हैं, आप उसको सलाम कर लिए, उसको प्रणाम कर लिए, उसको गुड मॉर्निंग कह दिए, गुड इवनिंग कह दिए, वो आपको जवाब देगा और आपको याद रखेगा। अगली बार जब मुलाकात होगी वो पलट कर आपको सबसे पहले करेगा। और दूसरी चीज ये है कि आप एक किसी को मुस्कुरा के देखिए, वो लाख गुस्से में मुस्कुरा देगा। ये बीमारी है, आप मुस्कुराइए, किसी को देख के आप मुस्कुराइए, वो मुस्कुराएगा। तो बेटा हंसना और मुस्कुराना सीखो। हर चीज मुस्कुरा के लाइटली बातचीत ये पर्सनैलिटी में आती है। तो हम वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आखिरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है करियर काउंसलिंग, जो हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग अल्लाह बस पढ़ते चले जा रहे हैं। 12वें में जब बच्चा पढ़ता है इतना कंफ्यूज होता है, जो उसको मिल जाता है दो तरह की चीजें। एक दोस्त हमारा क्या कर रहा है, चलो हम भी वो करते हैं। दूसरा ये वालिदैन ने फरमाइश कर दी कि पड़ोसी जो है वो इंजीनियर है, उनका देखो घर कितना अच्छा कार इतनी अच्छी चलाते हैं, तुम्हें भी इंजीनियर बनना है। अब भाई उसको इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में नहीं है, मगर इंजीनियर बनाने पर तुले में, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा तुम्हें बताएंगे बाद में, जब भी पूछना हो, जब भी आपको बुलाना हो, हम लोगों में से कोई भी आ जाएगा, हमारी टीम आ जाएगी, और ये पूरा सेशन आप लोगों के लिए रख सकते हैं करियर काउंसलिंग के लिए, यहाँ तमाम बच्चों के लिए। और ये बहुत अहम है, ये 1 मिनट में 10 मिनट में 1 घंटे का काम नहीं है, सिर्फ हम आपको एक सरसरी चीज बताते हैं। सबसे पहले हम लोग भूल गए हैं ये जानना कि हम में से हर बच्चे में, हर आदमी में एक सलाहियत है। उस सलाहियत को अगर हमने पहचान लिया तो हम कामयाब हो गए। हम लोग वहाँ चीजें ढूंढते हैं जो हम में नहीं होती हैं, और जो हम में हैं चीजें उनको हम देखते नहीं। अगर एक अच्छे हम पेंटर हैं तो क्या हम अपना प्रोफेशनल पेंटर नहीं बना सकते? अगर एक अच्छे हम जो है वो कारपेंटर हैं तो क्या हम डिजाइनिंग में, इंटीरियर डिजाइनिंग में जाके बहुत अच्छे नहीं बन सकते हैं? या अगर हम एक अच्छे जो हैं वो खाना पकाने की बच्ची या बच्चे कोई रखते हैं तो क्या हम शेफ नहीं बन सकते किसी 5 स्टार होटल में? तो आजकल के ज़माने में आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसका एक कोर्स है, और उस कोर्स को करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है। तो आपको सबसे पहले अपनी सलाहियतों को जानना है, अपने इंटरेस्ट को जानना है, फिर जो बड़े हैं उनसे राय मशवरा करके एक कोर्स को चुनना है। कोर्स को चुनने के बाद ये तय करना है ये कोर्स सबसे अच्छा कहाँ हो रहा है, उसका इंतखाब करना है। जब वो इंतखाब कर लिए तो फिर आपको ये पता करना है कि वहाँ पर एडमिशन कैसे। जैसे अभी बच्चों से हम बात कर रहे थे, 6 बच्चों से बात की, 6 में से 5 ने कहा हमें IAS बनना है। अब अगर हम उससे आगे बढ़ के पूछें कि IAS बेटा कैसे बनता है तो नहीं बता पाएंगे वो। ठीक है, जज्बा अच्छा है, मगर साथ साथ में ये पता करना चाहिए अगर हमें इंजीनियर बनना है और IT में जाना है या NIT से करना है इंजीनियरिंग, तो हमें कैसे तैयारी करना है। तो फिर वो पता करिए। जब वो पता हो जाए तो फिर जी जान से सब कुछ भूल के लग जाइए जब तक उस मंजिल तक ना पहुंच जाइए। तो बस ये है करियर काउंसलिंग का जो, तो ये आप सब अगर अपनाइएगा, इसके लिए फिर हम कहते हैं ये एक इसमें पूरा प्रोफेशनल तरीके से काउंसलिंग सेशन हम कर सकते हैं। आपसे जो है वज़ारत भाई से बताइए, इकट्ठा हों सब बच्चे और हम लोग इसको सिस्टमेटिक वे में करें ताकि बच्चे उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें।
अब ये बताने के बाद ये बताएंगे टीएमटी जैसा इदारा जो है क्या कर रहा है। देखिए, सब ने तारीफें की, हमारे भाई बैठे हैं, इन्होंने इतनी बड़ी यहाँ पर जिम्मेदारी अंजाम दी बाखूबी तरीके से, आपने तारीफ की, सभी ने तारीफ की। मगर देखिए, बात सही है कि अंधों में काने राजा तो हो सकते हैं, मगर हमें कंपेयर ये करना है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। अगर आपको मेन स्ट्रीम होना है, नेशन बिल्डिंग में आगे आना है, तो आपको वैसा होना है जो दूसरे कौमें कर रही है। ये तो आसान है कि हम कह रहे हैं हमारे साथ जाति हो रही, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, मगर हमारे अंदर भी कमजोरियां हैं। तो इदारा काम कर रहा है, मगर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसलिए हम लोगों ने अपने रोल को बहुत सीमित किया है। वो सीमित ये किया है कि हम लोग एक तो एरिया ऑफ ऑपरेशन को यूपी रखा है, दूसरा जो है वो एजुकेशन को फोकस किया है। अगर ये दो चीजें अगर हम लोग किसी तरह से अचीव कर लें, अल्लाह उसको कामयाब कर दे, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। मगर देखिए, कुछ नहीं कहा जा सकता, बस अल्लाह सेहत दे, नियत को कायम रखे, और आप जैसे लोग जो हैं वो शामिल होते रहे। कोई अकेला चला जो है भाड़ नहीं होता है, ये टीम वर्क है, और टीम में हर आदमी जो है ये मशीन का पुर्जा होता है, जिसमें छोटे पुर्जे से लेके बड़ा पुर्जा तक जो है वो घड़ी को चलाने में काम करता है। ये कहा जाए कि छोटे पुर्जे को निकाल दे तो घड़ी ठप हो जाएगी। तो इसलिए जो है वो टीम स्पिरिट पैदा करिए, और ये इदारा कोई और नहीं है, आप ही का इदारा है। इदारा जो है वो कोई अपने आप नहीं बनता है, अफराद बनाते हैं, उसी को मजबूत करते हैं, लोग जुड़ते जाते हैं, काम आगे बढ़ता जाता है, लोग जाते जाते हैं, नए लोग आते जाते हैं। मगर कुछ चीजें जो हैं वो इदारे में अगर आ गई तो वो समझिए घुन और नासूर का काम करती हैं, तो वो कभी अपनी जिंदगियों में ना आने देती। एक चीज है नेपोटिज्म, जिसे कहते हैं पार्शियलिटी, भाई भैयावाद जिसे कहते हैं, कि हम टैलेंट को नर्चर ना करें, बल्कि हम अपने खानदान को, अपने भाई बहनों को नर्चर करें, उनको आगे करें। हमें मेरिट को आगे करना है, क्योंकि रिसोर्सेस कम हैं। अगर इफरात हो तो तकसीम तबर्रुक होता है, सबको होता है। मगर जिस वक्त बात स्पेसिफिक आए तो उस वक्त ये ना देखिए कि एक अमीर भी, अगर तबर्रुकी की बात कर लें, अक्सर देखते हैं कि जिसके पास खाने को घर में फ्रिज भरा हुआ है, वो घर लेके 12 तबर्रुक जाता है, और वो 12 तबर्रुक में से 8 जो है वो घर के बाहर, अल्लाह माफ करे, वो कूड़े में नजर आते हैं। लखनऊ में ये अक्सर हमें देखने को मिलता है। और ये गरीब जो है, जो धक्के लगा के अंदर आना चाह रहा होता है, उसको हम लोग जो है रोकते हैं, कभी रुक जाओ, अगर बचेगा तो हमें मिलेगा। तो यही हाल जो है वो दूसरी स्कीमों का भी। तो दूसरी चीज जो है वो कभी भी प्रोफेशनलिज्म को ना छोड़िए। प्रोफेशनलिज्म कहते हैं काम करने का सलीका। आप ऐसे आदमियों का इंतखाब करिए जो उस काम को अंजाम दे सकते हैं। हर आदमी को अंजाम देने के लिए उसका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट करिए अकाउंट्स का काम है, अकाउंट्स का काम एक डॉक्टर नहीं कर सकता है। बैंकिंग का काम जो है वो एक इंजीनियर नहीं कर सकता है। इंजीनियरिंग का काम जो है वो हम जैसा नहीं कर सकता है। तो बेटा हर एक करने का काम है, तो ऐसे आदमी को वो काम सपोर्ट करिए, वो मनसब करिए जो उस काम के लिए अहल हो और उस काम के ऊपर काम कर सके। तीसरी चीज, जो जिम्मेदारान हैं, जो जिम्मेदारी लें, उसको उस तरह से काम अंजाम दें जैसे यहाँ की टीम ने अंजाम दिया, कि कोई हम लोगों को थकाना नहीं पड़ा, कोई निगरानी नहीं करना पड़ी, अपने आप हर चीज होती चली गई। तो इसलिए सबसे पहली गुजारिश ये है कि टीएमटी कोई अलग की चीज नहीं है, टीएमटी आप हैं और हम हैं। अगर आप नहीं है तो टीएमटी नहीं है, और टीएमटी है तो और आपका काम नहीं है तो टीएमटी नहीं। तो ये है। अच्छा, अब इस टेस्ट के सिलसिले में बताएं, ये बेटा कोई सिर्फ इसलिए नहीं, तुम लोग सुनो जरा सा ये महसूस न करना, जैसे हमारे बुजुर्ग ने बताया रिजवी साहब ने, कि ये सर्टिफिकेट मिलना, रैंक आना और तुम्हें प्राइस मिलना, ये कुछ नहीं है सिवाय मोटिवेशन के बेटा। असल में जो चीजें जो हम बताने जा रहे हैं वो अब है, ये क्यों किया। हम लोगों को ये अंदाजा नहीं है, वालिदैन को अंदाजा नहीं, इसी पस मंजर में जो हमने पहले तुम्हें बताया ना
कि हमारे रोज़ाना हम देखते हैं स्कॉलरशिप के लिए अर्जियाँ आती हैं, रिजवान साहब देखते हैं, निहाल साहब देखते हैं, हम देखते हैं, स्कूल में देखते हैं जो एप्लीकेशन एडमिशन के लिए आती हैं कि बच्चे जो है 90% मार्क्स लाते हैं। जब टेस्ट लेते हैं उनका तो मालूम दिया किसी के 30 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, वालिदैन लड़ने को तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि साहब ये कैसे हो सकता है, ये तो उसको वहाँ पर तो ये टॉप करता था, फर्स्ट आता था, आप इसको एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप बहाना बना रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो कॉपीज को रखते हैं अपने पास, जैसे टेस्ट की कॉपीज रखी गई हैं, हर टेस्ट की कॉपीज को रखा जाता है। तो हम लोगों ने दिखाना शुरू किया। जब दिखाया तो पेरेंट्स के जैसे कहते हैं ज़मीन खिसक गई पैरों के नीचे कि इतना पैसा खर्च करने के बाद उनके ख्वाब गफलत से वो बेदार हुए कि अब तक जो हो रहा था वो उनको सिर्फ पेपर के ऊपर अच्छे नंबर लिख के जो है वो दिखाया जा रहा था, मगर उन बच्चे के पास अहलियत नहीं है। ठीक है, तो मेन मकसद जो है वो इस टेस्ट का ये है कि तुम लोगों की अहलियत को जाना जाए कि कहाँ पर हो। तो ये प्राइस जो है सिर्फ उनके लिए नहीं है कि यूनिटी के बच्चे या कहीं के बच्चे जो अच्छे नंबर लिया है तो वो भी बताएंगे यूनिटी के बच्चों को क्यों अच्छे नंबर आए बताएंगे। यहाँ पर जो है मकसद है कि हमें ये पता चले कौन बच्चा कहाँ पर है। ये असल में जो प्रोग्राम है ये उन बच्चों के लिए है कि जो कि फर्स्ट नहीं आ पाए हैं। हमें तो असल में काम उनके लिए करना है। जो फर्स्ट आ गया है तो उसको तो हल्का सा हमें पुश करना है, वो ऊपर चला जाएगा, मगर असल में जो काम करना है उसके लिए करना है कि जो अभी नंबर नहीं ला पाया है तो उसकी, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, छींकते हुए जाते हो, बदहज़मी लेके जाते हो, डॉक्टर को अपना मर्ज बताते हो, तुम्हें दवाई देता है, उसके बाद 4-5 दिन के बाद तुम एकदम तंदुरुस्त होकर हंसते खेलते चले जाते हो। तो इसी तरह से इंशाल्लाह जब ये टेस्ट के रिजल्ट एनालाइज होंगे, तुम लोग के वालिदैन सब मिल के हम लोग काम करेंगे तुम्हारे ऊपर, तो तुम लोग उसी दवाई के सहारे इतने अच्छे हो जाओगे कि तुम अच्छे बच्चों से कॉम्पीट करोगे और जब पास करके 12th इंशाल्लाह निकलोगे तो जैसी बात हमने कही एकदम फोकस्ड होगे कि क्या करना है हमें, कहाँ से करना है, कब करना है, एकदम क्लियर होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव है बेटा असल में। ठीक है, समझे? हाथ उठाओ किसके नहीं समझ में आया जो हमने कहा, जिसके नहीं समझ में आया हम फिर रिपीट करते हैं। बेटा ये प्रोग्राम जो है ये जानने के लिए डायग्नोस्टिक्स है, ये समझना है कि मर्ज क्या है। जब ये समझ में आ जाएगा कि हमारा मर्ज कहाँ पर है तो हम उसका इलाज कर सकेंगे। वो दूसरा पाला है जिसमें कैरियर काउंसलिंग एक है, मैथमेटिक्स और कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटर्स कायम करेंगे इंशाल्लाह। जैसे आपके बीच में मास्टर जलाल हैं, 1-2 और टीचर कहिए वो होगा जहां बच्चा आएगा थोड़ा सा डगमगाता हुआ, मगर जब वहां से निकलेगा इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ से तो वो फिर एक मजबूत जो हो गए वो निकलेगा। उसका मुस्तकबिल आप लोगों की दुआ से, बुजुर्गों की दुआ से इंशाल्लाह उसका रोशन मुस्तकबिल होगा। और ये टेस्ट जो है, जैसे हम पेशेंट का फर्ज करिए हैं शुगर के, तो बार बार हमारा टेस्ट होता है कि नहीं होता है कि आप इम्प्रूव कर रही है लेवल के वही है या और ऊपर चली गई। तो ये टेस्ट जो है ये पहला टेस्ट था, ये जो हुआ है ना ये एकदम 100% सही का। जो पहली चीज़ होती है उसमें बहुत सारे ख्यालात होते हैं। सबसे बड़ा चीज़ जो है जो हमें लड़ना पड़ रही है, हम सबको टीम की हैसियत से लड़ना पड़ रही है और ये जंग जारी है, वो दिमागों से ये निकालना कि TMT सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा सके। TMT की कोशिश ये है कि वो सब बच्चों के लिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, क्योंकि मुस्तकबिल बनाना जो है वो हर बच्चे का हमें है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो अच्छे घराने के बच्चे हैं उनके पास वो चीज़ें फराहम हैं और जिनके पास नहीं है तो हमें उनके साथ वो चीज़ें फराहम भी करना है। फ़र्क ये है।
दूसरी तरफ ये है कि एक अच्छा घर का आदमी जो है वो उसको जोड़ना है, क्योंकि जब उसके बच्चे को गाइडेंस दी जा रही है तो हो सकता है कि वो इस लायक हो जाए कि वो अपने बच्चे के साथ साथ 2 बच्चों की और कफालत ले ले, 3 बच्चों की कफालत ले ले, 1 बच्चे की कफालत ले ले। तो जब तक हम लोग सब मिल के जुड़ेंगे नहीं और इसी उसमें रहेंगे कि ये तो सिर्फ यहाँ से खाना मिलेगा, राशन मिलेगा, यहाँ से सिर्फ गरीबों के लिए है, तो ये जहन से हम लोगों को बदलना होगा। तो लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि ये पैगाम पहुँचाइए कि जब टीएमटी या टीएमटी से जुड़े हुए लोग आपसे जो है वो रब्ता करें तो लिहाजा उनको इस नज़र से ना देखिए कि वो जो हैं वो किसी इमदाद की शक्ल में आपके सामने आए हैं, बल्कि नहीं, वो आपको सिर्फ जोड़ने आए हैं कि जोड़ के इन बच्चों के मुस्तकबिल को हम लोग रोशन कर सकें। सिर्फ ये हम लोग का एक ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए ये टेस्ट जो है ये हर साल होगा इंशाल्लाह, ताकि हमें ये पता चले, बैरोमीटर होगा कि आज साल अगर हल्लौर के हम लोग, एक एवरेज चीज़ होती है, अगर हमने देखा कि हल्लौर के बच्चों का इस बार 50% है, अगले साल टेस्ट होगा तो इंशाल्लाह 70% होगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी, सबकी हौसला अफजाई होगी। तो इस तरह से हम लोग बच्चों को धीरे धीरे, लेवल्स हैं ABCD, तो उसमें लेवल्स में ये है कि अभी देखा हमने क्या इतना खुशी हुई। अब देखो ये चीज़ समझो तुम लोग कि वो बच्चे जो हैं उनकी रैंकिंग स्टेट लेवल पर नहीं है, मगर इस वक्त वो बच्चे अलीगढ़ में 2 हैं यहाँ के, तो उनके अंदर सलाहियत होगी जब भी तो अलीगढ़ पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। तो बेटा बात यह है कि इसके ऊपर ना जाओ कि यहाँ इसमें क्या रैंक आया है, सलाहियत जो है वो बिल्डअप करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो यहाँ के अच्छे कॉलेजेस में जाएं, अच्छे कोर्सेज़ में जाएं। और जो सही में हल्लौर के लोगों को हमने देखा, हल्लौर तो पहली बार आए हैं, मगर हल्लौर के लोगों से बहुत मिले हैं। और ख़ास तौर से चलिए तुम बताओ, हल्लौर के आदमी को या बच्चे को कैसे पहचानोगे तुम? अगर पहली बार मिले तो कैसे पहचानोगे? इल्म से, शाबाश। और जैसे हमने तुम्हें देखा, हम फ़ौरन तुमने नाम पूछा, हमने कहा कि तुम हल्लौर के हो, तुम कहोगे हाँ। आँखों से, आँखें जो हैं वो कलर्ड आँखें बहुत कम, यहाँ आप देखिए सबकी कलर्ड आँखें मिलेंगी, हैं कि नहीं? बात सही कह रहे हैं कि गलत मैं कह रहा हूँ? तो जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ वहाँ अच्छे ओहदों पर पाया है लोगों को। तो बेटा आपको भी नाम को और रोशन करना है, आगे बढ़ाना है। तो बस यही मुख्तसरन बात थी। अब आपसे गुजारिश है, देखिए जो हमने आपसे वादा लिया था कि अब बच्चे भी और बड़े भी आप क्वेश्चन करिए, जो दिल की बात है वो रख दिए सामने, ताकि जब यहाँ से निकलें तो एक मकसद लेके निकलें, और उस मकसद जब दोबारा मिलें तो हमें ये पता हो कि हम मकसद में कहाँ तक पहुँचे। यहाँ के जो अराकीन हैं वो हमें बताएं कि देखिए हम लोगों ने ये कर लिया। वजाहत भाई हमारे बताएं, हमारे आयात भाई बताएं, मास्टर साहब बताएं कि हम लोगों ने अब ये अचीव कर लिया है, अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें यहाँ तक बच्चों को ले जाना है। तो बस, तो लिहाजा अब क्वेश्चन आंसर के लिए आपको ओपन करते हैं। आप लोग क्वेश्चन करिए, हम लोग यहाँ पर बैठ के आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, और सब बच्चों तुम लोगों के लिए दुआ है कि इंशाल्लाह आज की मीटिंग जो है ये रंग लाए और तुम लोग जो है वो खूब आगे निकलो, और इस सर्टिफिकेट के बदले तुम लोगों के हाथ में एक अच्छी यूनिवर्सिटी का, अच्छे कोर्स का जो है वो डिग्री हो। शुक्रिया बेटा। बहुत ही मुफीद और बहुत ही अहम बातें बता रहे थे जनाब नजमुल हसन रिजवी साहब। इसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब इंजीनियर मोहम्मद मेहदी रिजवी साहब से कि वो सदारती कलमात पेश करें। जनाब इंजीनियर मोहम्मद मेहदी रिजवी साहब, जिन बच्चों को सर्टिफिकेट मिला है वो रुके रहेंगे, उनका एक ग्रुप फ़ोटो भी होना है। अस्सलामुन अलैकुम। मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि जनाब वज़ाहत साहब ने मुझे सदारत का मौका दिया। वैसे तो मैं एक अंजुमन का सदर हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही माहौल है। हाँ,
और जनाब नजमुल साहब ने तो सारी चीज़ें बता दी। और एक ज़माना था कि हम लोग जब इंजीनियरिंग के कंपटीशन में अलीगढ़ आए तो हम लोगों को कोई बताने वाला कुछ नहीं था। हाँ, आज के 40-42 साल पहले हम लोग कंपटीशन में आते थे तो कोई बताने वाला नहीं था क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, बस पढ़ते चले जा रहे। लेकिन आज जो एक तंजीम जो ये है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है हम लोगों को, कहाँ क्या करना है। अभी आपने जो सारी बातें बताई उसके लिए जो है हम जो लोग लखनऊ से जनाब नजमुल साहब और एजाज साहब, ये लोग लखनऊ से आए हुए हैं। और मैं जनाब कल्बे सादिक साहब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और उनका ये वीडियो भी कि वो गए थे वहाँ नजफ़ में मरजा से मिलने, तो उन्होंने कहा कि जाके हिंदुस्तान में जो है वो बस यही पैगाम दीजिए कि लोग एजुकेट हों। एजुकेट का मतलब यही था कि मतलब नुमाया तौर पे कंपटीशन में, ताकि ये कौम जो है वो कुछ आगे बढ़ सके। इसी के साथ ही मैं बहुत शुक्रिया। मैं तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो जिन बच्चों को सर्टिफिकेट मिला है वो रुकेंगे। ये प्रोग्राम अगले साल तक के लिए मुलतवी किया जाता है। एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि किसी बच्चे ने कोई सवाल नहीं किया।